घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। महासमर में बात करेंगे सियासत की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेकंड फेज और मध्य प्रदेश का एक चरण में ही पूरा मतदान होना है। वहां के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब सारी ताकत राजस्थान पे झोंकी जाएगी, बीजेपी और कांग्रेस या दूसरी पार्टियां हों। बात राजस्थान में तो अब जो वक्त आएगा उसमें बयानों में तल्खी और तीखापन और दौरों में तेजी साफ दिखाई देगी। तो चलिए, ताबड़तोड़ दौरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के बायतू में सभा की उन्होंने। राहुल गांधी आ रहे हैं वापस, उनका रोड शो भी है, सभाएं भी हैं। बहुत सारे नेता हैं जिनकी अब सभाएं होंगी, दौरे होंगे। लेकिन बात तल्खी और तीखापन की, मुद्दे गौण हो रहे हैं, जो वाकई मुद्दे होने चाहिए वो नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी आपकी जुबान को और मेरे कार्यकर्ताओं को क्या अच्छी लगती है, जिससे तालियां बज सके। मुद्दे हो नहीं हो, किसी की सभा आप उठा करके देख लीजिए। खुद की उपलब्धियों से ज्यादा सामने वाले को हम कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, वो सबसे मेजर उपलब्धि है और वही चुनाव का मेन आधार है। चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, भाजपा से राजेश चौधरी जी हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ चंद्रमुखी रेसपाल जी हैं। सभी का स्वागत है। प्रतीक जी, आपके पास आना चाहूंगा। आने वाले दिनों में दौरे हैं, लेकिन दौरों में होने चाहिए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से सियासत एक करवट ले रही है और नेताओं के बयानों में तीखापन देखा जाता है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी आए या बीजेपी के और कोई भी नेता आए, अब राजस्थान की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो मुद्दों की बात है वो होनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए और सारी जो मूलभूत सुविधाएं उनकी बात होनी चाहिए। हमारी 7 गारंटी हमने दी है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो हमारा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। और पिछले वसुंधरा जी के सरकार का जो 5 साल रहा है उससे कंपेयर होकर के उसकी भी बात होनी चाहिए। और मोदी जी ने जो वादे 2014 में 2019 में किए थे और साथ में 2018 में आकर के जो ERCP का वादा किया था, बात उस पर भी होनी चाहिए। लेकिन बात उस पे ना होकर के इनकी जो मूलभूत जो चीजें हैं, धर्म की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये आज राजेश जी बता करके जाए आपके चैनल पे कि हमने तो 7 गारंटी दी और पिछला काम किया है। इनके पास क्या 5 चीजें हैं, क्या रोड मैप है राजस्थान की जनता के लिए, क्या लेकर के आएंगे, क्या बताएंगे, क्या काम करने वाले हैं, क्या चीज है, ये बता नहीं पाते। और मैं तो फिर ये कहूंगा कि सिर्फ बातें मुद्दों की होनी चाहिए और बाकी, लेकिन जनता समझ चुकी है। अब प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह आ जाए, कोई भी आ गए, राजस्थान की जनता मन बना चुकी है। इस बार रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। तो आपको लगता है कि मुद्दों की बात केवल कांग्रेस करती है, सामने वाले कोई नहीं करते? हम तो लगातार मुद्दों की बातें कर रहे हैं। हम देखिए ना, हम तो हमारी 7 गारंटी की यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्ट कार्ड उनको बता रहे हैं, हमने 97% वादे जो पूरे किए वो बता रहे हैं। ये अपनी उपलब्धि बताएं। मोदी जी ने जो वादा किया था 2018 के अंदर ERCP का, उसका क्या हुआ? 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, उसका क्या हुआ? 15 लाख रुपए सबके खाते में देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? काला धन वापस लाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो इसलिए वादे पे और जो काम किया है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुद्दों पे बात नहीं करती बीजेपी, दाएं बाएं की बात करती है, कांग्रेस का आरोप है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और आज भाई दूज का त्योहार है तो भाई बहनों का त्योहार, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कांग्रेसी प्रवक्ता ने अभी कहा कि हमने गारंटियां दे दी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो वो 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। आपने वो तो रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया नहीं, गारंटी दी है। गारंटी किस बात की? पिछले 4.5 साल गारंटी मैं बताता हूं उन्होंने क्या दिए। भ्रष्टाचार टॉप पे, महिलाओं पे अत्याचार टॉप पे, शिक्षा 0, रोजगार 0। तो ये किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए। केवल और केवल इन्होंने अभी क्या कहा? इन्होंने केवल गिनाई है कि साहब 9 साल की मोदी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, जबकि इनको ये कहना ये चाहिए था 4.5 साल हमने इस वर्ग को ये सुविधा दी है, पर वो तो कह नहीं पा रहे। दूसरी इन्होंने बात अभी कही है कि साहब मोदी जी ने इस देश की GDP 7.8% कर दी है। देश दुनिया में सबसे लोकप्रिय हो गए हैं। क्यों लोकप्रिय हुए? अपने कार्यों कारण। जबकि इसके विपरीत राजस्थान में जो 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं उसकी बात मैं करना चाहूं, क्योंकि अभी चुनावी मुद्दा राजस्थान में है।
राजस्थान के चुनाव हैं, तो राजस्थान के चुनाव में इन्होंने क्या किया, 19 जो वैकेंसियां निकाली, सारी की सारी पेपर लीक। आप भ्रष्टाचार देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक पेपर लीक, केवल पेपर लीक किया, तुष्टीकरण की राजनीति करी है न बच्चों। जबकि वही मैं बात अभी इन्होंने की ना, गारंटी टाइम कांग्रेस का खत्म हो चुका। अब 2000 पिछले चुनाव के यदि घोषणा पत्र लेकर आते तो उसमें से 90 से 95% तक का आज भी वो घोषणा पत्र ऐसे से पेंडिंग पड़ा, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। और अब आखिर में राजेश जी, एक सवाल है मेरा, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, एक सवाल, मेरा सवाल जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो काम किए उन्हीं पे भरोसा करे, कांग्रेस कहती है हमारे काम पे भरोसा करिए। आज भी ये लोग कहते हैं कि 90 से 95% तक पूरे काम कर चुके हैं। जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने, या बजट की अगर वो करें तो उसकी जो घोषणा है वो पूरी तरह से जो लागू की हैं। आपने कहा कि रोजगार शून्य, मतलब आपका कहना है कि 4.5 साल में एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है राजस्थान में। मैं ये कह रहा हूं पिछले चलो सुनने नहीं, आप तो मुझे बताइए, आपने कहा कि एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला, आपकी बात से तो ये लग रहा है एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला राजस्थान में। मैं यही कहना चाहता हूं, आप सबको ऑथेंटिक पता है, पिछले 4.5 साल में राजस्थान सरकार ने 19 वैकेंसियां निकाली है, बड़ी बड़ी वैकेंसियां। उन बेचारे युवा रोजगारों से पैसे तो ले लिए फीस के नाम पे, एग्जाम के नाम पर, परंतु सबके सब पेपर लीक हो गए। और पेपर लीक करने वाले कौन है? इन्हीं के आईपीएससी मेंबर हैं। मैं सिर्फ ये जानना, वो 50 बार बात हो चुकी, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं एक चैनल पे कि शून्य, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली, आप इस पे कायम है क्या? मैं बिल्कुल कायम हूं। एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। नौकरी उनको दी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, संविदा वालों को नौकरी दी है। एग्जैक्ट क्योंकि आपको देखिए, मैं दूसरी बात तो सुनिए, मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट के नाते आप जो कह रहे हैं, कम से कम इतने भाव में मत भइए कि एक भी आदमी को राजस्थान में नौकरी नहीं मिली। योगेंद्र जी, मैं आपसे फिर वही, मेरे परिवार के 3 लोग जिनको नौकरी मिली है। कौन सी वैकेंसी बताइए? एजुकेशन में है, शिक्षा विभाग में। कहां आप क्या बातें कर रहे हो? क्या बात कर, मैं तो जो सर अपॉइंटमेंट बता दूं आपको, कहां मिली हुई उनको नौकरी? अभी योगेंद्र जी, वो वैकेंसियां थी जो बीजेपी सरकार की थी, और उसके बाद में इतना डिले हो गया, इतना डिले हो गया, आप जाते जाते देके जा रहे थे। आप ऐसे मत करो, देखिए मेरी बात सुनो, क्योंकि आप एक राजेश चौधरी का नाम है साहब, सब लोग जानते हैं, सम्मानित चेहरा है, आप अपने आप को क्यों ऐसा उसमें फंसा रहे हो? आपकी एक रेपुटेशन है, आप झूठा मत बनिए। रेशपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कहा जाए, बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, आपका क्या दावा है? ये देखिए, सारे चुनावी दावे हैं और इसमें जनता को पिसते रहना है, पहले भी पिसते आई है और आगे भी यही है। अभी आप आए दिन देख रहे हैं, मोदी जी की सभाएं हो रही हैं, 10 साल से लगातार वही रटा रटा है उनका भाषण होता है। इतने शौचालय बनाए गए हैं, ये उज्ज्वला योजना दी गई, उज्ज्वला योजना तो दे दी, लेकिन वो सिलेंडर भरवाने के लिए उनके पास कहाँ से पैसा आएगा ये इन्होंने नहीं बताया। महंगाई आज जिस चरम पे है, उसकी वो महंगाई का मैं पहले इतना रट्टे लगाते थे, वो मैं आज भी गायब है। उस मैं पे कभी भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहेगी। अभी आए दिन आप देखते हैं कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, तो मुझे समझ नहीं आती कि किस आधार पे ये बात बोलते हैं। बार बार हर मंच पे उन नेताओं का जिक्र किया जाता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। जब भारत में 10 साल से केंद्र की सत्ता में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पे क्यों नहीं ऐसे नेताओं पे एक्शन लिया गया? क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाने के लिए कुछ एक डायलॉग बचा के रखे गए, या इन पे एक्शन होना चाहिए था? महिलाओं के अपमान की बात आती है तो ब्रजभूषण पीछे नहीं हटते हैं, आप उन पे क्या एक्शन लिया, उनकी बात आप करके देख लीजिएगा। बाकी मणिपुर में जो घटना हुई, वो आपका इतिहास में इतना शर्मसार करने वाला वाकया आज तक नहीं हुआ। तो इनके वादे अलग हैं, बात करते हैं। अभी 10 साल पहले आने से पहले इन्होंने बताया था कि 15 लाख हर मजदूर किसान के खाते में आ जाएगा, इतना अपना काला धन विदेशों से वापस आएगा। ना तो वो विदेशों से काला धन वापस आया, 10 साल बीत गए, और आगे का जो 5 साल का प्लान है वो भी है कि 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा जाएगा। मतलब 15 साल का जो रोड मैप था इनका, 15 लाख की जगह सिर्फ 5 किलो राशन पे 80 करोड़ जनता को लाके रख दिया। आज ये जीडीपी की बात करते हैं तो किन लोगों की आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है या देश को सशक्त करना है? मजदूर किसान को कितनी आपने उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की हैं, कितनी उनके लिए शिक्षा की है, कितना उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक सुविधाएं आज नहीं है, सिर्फ 5 किलो राशन पे आप 80 करोड़ जनता को रख रहे हैं। तो सारे आपके वादे हैं वो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। इनके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, ये हर मंच से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हर आपके अखबार में आप देखेंगे फुल पेज के ऐड आते हैं, तो सबूत ये खुद दे रहे हैं कि हमने देश की इकोनॉमी को
देश की जनता को किस हाल में थी और कहां हमने लाके रख दिया है। तो इस आपने एक मिनट, चंद्रमुखी जी आप कह रहे हैं कि हर अखबार में ऐड आते हैं, ऐड से आंकलन किया जाए। आपकी पार्टी ने भी कम विज्ञापन नहीं दिए हैं। हमारी पार्टी ने वो विज्ञापन दिए हैं जिसमें किया। हितकारी काम। हमने 80 करोड़ लोगों को राशन पे नहीं, हमने देखिए अगर बीजेपी करती है अपना, सुनिए, बीजेपी अपनी योजनाओं का ऐड देती है तो वो हितकारी काम नहीं कहे जाए, वो रेवड़ियां हैं। और कोई पार्टी अगर खुद करना चाहे तो वो होती है लोक कल्याणकारी नीतियां। ये कैसे समझ में, मैं आज तक नहीं समझ पाया, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आप हो। हाँ, ये सामने वाले को रेवड़ियां बताते हैं और अगर खुद देते हैं तो कल्याणकारी योजना हमने है। जो काम किया, देश का भविष्य है बच्चों में है। जब देश शिक्षित होगा तो आप अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, गरीबी दूर करने की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जहां आप 5 करोड़ राशन पे ही रखना चाहेंगे तो उस देश का भविष्य गर्त में जाते हुए सबको नजर आ रहा है। कोई बोले नहीं बोले, लेकिन ये चीज आज के दिन हर इंसान को समझ आ रही है कि 80 करोड़ लोग, जिस देश की जनता सिर्फ 5 किलो राशन के लिए निर्भर है, तो उस देश में कितना विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी बात कर रहे हैं कि हमने विश्व प्रसिद्धि हासिल की है, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, सबसे चहेते नेताजी हैं, लेकिन बात करते हैं आज वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में देखिए भारत का कौन से नंबर पे स्थान है। प्रसिद्धि है तो हमें ये गिनानी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को इन पे चर्चा करनी चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं, प्रेस फ्रीडम में हम कहाँ हैं। तो जो वर्ल्ड प्रसिद्धि वो इन चीजों से आएगी। आप कौन सी प्रसिद्धि की बात करते हैं वो हमें नहीं समझ आती। चलिए मैं वापस आ रहा हूं वर्ल्ड आपके। प्रसिद्धि की बात करते हैं तो हमारे महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, हमारे किसान आंदोलन में किसानों के साथ जो हुआ, ये किस तरह की प्रसिद्धि दिलवाई है। मतलब इसको आप प्रसिद्धि बोलेंगे या देश की तौहीन करवाई गई है। हिंदुस्तान जैसे देश में इस तरह की घटनाएं, चलिए वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा। खैर, हर राजनीतिक दल को ये लगता है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, सामने वाला जो बोल रहा है वो झूठ है, वो उस पर यकीन मत करिए। एक मार्केटिंग का एक अलग एजेंडा हो गया है राजनीतिक दलों का, जिसे सगुफा कहूं। लेकिन पब्लिक है वो सब जानती है कि क्या करना है, किसको क्या करना है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कल तक गाली शब्द तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उनके खिलाफ बोलते हैं, सुबह गले लगा लेते हैं। एक नेता के लिए 2-2 महीने तक एक पार्टी बिल्कुल लामबंद होकर के विधानसभा से लेकर के और सड़क तक, और उसके बाद में उसको गले लगा लें और फिर कहेंगे तो जांच का विषय है। एक पार्टी से पूछा जाता है कि कल तक तो आपके लिए ये कह रहे थे, आज आपके नहीं, वो कुछ बात नहीं, सब मीडिया की बनावट है। देखिए रोचक लोकतंत्र का क्या हस्र और हाशिए पे जा रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन पब्लिक को देखना चाहिए कि वास्तव में सत्ता की लालसा किस कदर नेताओं के सिर चढ़ करके बोलती है कि दागी हो या बागी, लेकिन बस कुर्सी मिलनी चाहिए, उसके बाद में सब देख लेंगे। सत्ता सुख से कोई दूर नहीं हटना चाहता। जनता के मामले अगर कोई आंसू भी बहा रहा है तो घड़ियाली हैं, वो नहीं है। क्योंकि कहने का हक किसी भी राजनीतिक दल को तभी होता है कि वो पाक साफ हो खुद उसमें, नहीं तो मुझे लगता है आरोप लगाने का हक भी नहीं है। आपके पास आना चाहूंगा प्रतीक जी। मैं अभी राजेश जी ने कहा कि कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, एकदम शून्य, और 4.5 साल का मैंने जो आपने घोषणाएं की थी उसका रिपोर्ट कार्ड आपको पेश करना चाहिए, क्योंकि राजेश जी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आप उन्हीं को बता दीजिए आपका देखिए रिपोर्ट मोटे कार्ड। मोटे तौर पे रोजगार से ही मैं शुरुआत कर लेता हूँ। वसुंधरा राजे जी की पूर्ववर्ती सरकार ने नौकरियां दी थी 75,000। संसद के अंदर ये बताया गया है कि 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था और 7.5 लाख नौकरी दी है मोदी सरकार ने पिछले 9.5 साल में। मेरे पास में लिस्ट पड़ी हुई है, मैं अभी बता देता हूँ। 3 लाख से ज्यादा नियुक्ति हमारी सरकार दे चुकी है। मैं आपको बता दूंगा विज्ञप्ति कब जारी हुई, कब ज्वाइनिंग हुई, कब कब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, पूरी लिस्ट है 43 पेज की, वो दे दूंगा। तो 3 लाख नौकरी हमने दी, इन्होंने 9.5 साल के अंदर मात्र 7.5 लाख नौकरी दी है केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में। तो ये तो हो गया इनके रोजगार का। दूसरी बात कर लेता हूं मैं शिक्षा की। शिक्षा में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, उनका कहना है कि आप अपना जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया था 2018 में कि उसमें इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, 0 सन्नाटा है। उसी की तो बातें बता रहा हूं। नौकरियों की बात मैंने बता दी, अब मैं शिक्षा की बात पे आ जाता हूं। शिक्षा की बात अगर करेंगे तो इन्हीं का नारा था पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। बाद में तो खैर इंडिया सबसे ही नफरत हो गई। तो इनके समय पे इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने थे? 0, एक भी नहीं था। वसुंधरा जी की सरकार जब गई थी 2018 में, हमने 3700 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। इनके समय में 0 थे। आप बता दीजिएगा अगर कहीं पे होगा तो, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। तीसरी बात ये कर रहे थे महिला अत्याचार की।
बिल्कुल ये समाज के ऊपर धब्बा होता है अगर महिलाओं पे अत्याचार होता है या कोई दुष्कर्म होता है और पूरा समाज शर्मसार होता है, लेकिन सरकार उसके बाद में किस तरीके से कार्य करती है वो देखना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी केंद्र में आज भी सांसद बना हुआ है, हरियाणा के अंदर संदीप सिंह आज भी मंत्री बना हुआ है, और आप देखिए कि उनके खिलाफ कितने डिग्निटी जो लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए, फिर भी कोई कार्रवाई करते नहीं है। चौथी बात की थी इन्होंने भ्रष्टाचार की। आज तक 2020 में ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इनकम टैक्स आ गई, 21 में आ गई, 22 में आ गई, 23 में आ गई, आखिर खुलासा नहीं करके गई कि किसके पास क्या मिला। कोई भी कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी नाम लेकर के ईडी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना बताया है, ना कोई प्रेस नोट दिया है कि कांग्रेस का कोई नेता सम्मिलित है। और आज ही आपको पता होगा 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, 10,000 करोड़ रुपए का आरोप है इनके केंद्रीय मंत्री के ऊपर, और वो उस टाइम पे 14 से लेके 19 तक वो माइनिंग मिनिस्टर भी थे, फिर उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का ये दावा करते हैं, एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी बोलते हैं, तीसरे दिन वित्त मंत्री बनाए थे, उप मुख्यमंत्री बना देते। तो मुझे लगता है इनके तथ्यों में कोई बात नहीं है, और इन्होंने जो जो बात बोली थी वो मैंने पूछ ली। और फिर अब इनसे पूछ लेता हूं, पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के अंदर आरजेएस, आरपीएमटी, आरएस समेत 13 पेपर लीक हुए, गुजरात में 26 पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में पेपर लीक हुए। ये 2 कार्रवाई बता जाएं जिनके इन्होंने जेल में बंद किया हो, जिनकी संपत्ति कुर्क की गई हो, जो आज जेल में बैठे हो, या इनके उनके खिलाफ कार्रवाई की हो। 2 नाम लेकर के बता दें, मैं 200 नाम गिनाऊंगा जिनको हमने जेल में डाला। राजेश जी, इस सवाल पे आप पे वाकई तर्क के आधार पे अगर आप जवाब देंगे। मैं तर्क के आधार पे जवाब दूंगा। इन्होंने कहा 3 लाख बताइए ना वैकेंसी। बिल्कुल बताइए। 3 लाख। आपने 2-4 दिन पहले ही निर्वाचन आयोग की देखी होगी रिपोर्ट, 68 लाख 18 से लेके 23 साल तक के युवा बेरोजगार हैं जो इस बार पहली बार वोट कास्ट करेंगे। 68 लाख वैकेंसी दी है 3 लाख। अब 68 लाख में पहली बार वोट डालेंगे। एक मिनट राजेश जी, पहली बार सुनो मैं आपको प्रतीक जी, हाँ पहली बार वोट डालेंगे। तो सर 18 साल का जो आदमी वोट डालने के लिए पहली बार जा रहा है उसको आप बेरोजगार काउंट कर रहे हो। 18 से 23 कह रहा हूं। क्या कह रहे हो? मैं केवल 18 नहीं कह रहा, मैं 18 से 23 साल के 68 लाख नवयुवक पहली बार वोट कास्ट करेंगे। इनकी अगर अपन रेशियो देखें 68 लाख में से 3 लाख 0.5 मतलब 100 में से। एक मिनट मैं पहले, आप जब बोले तो मैं नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे। आप बोलिए। 1 सेकंड जो एज क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन करने का है। एक मेरी बात कंक्लूड। पर एक चीज और देखिए, इलेक्शन कमीशन सुनो नहीं राजेश जी, चलो क्योंकि बात ये देखिए, आप फैक्ट के आधार पे बोलिए। आपने कहा कि सुनिए कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जारी किया है कि 18 से 23 साल के बेरोजगार सबका प्रयोग किया आपने। मैंने एक मिनट सर, बिल्कुल आप मुझे वो प्रेस लिस्ट दिखा दिया जिसमें लिखा हुआ है। मेरी बात गलत बात नहीं, सही बोलिए आप। मैं इसलिए कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं उस बात को, फिर आप सुन लीजिए। निर्वाचन आयोग ने इस 25 तारीख को होने वाले चुनाव में 18 से लेके 23 साल के युवकों के लिए पहली बार वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल। अब इनमें से ये कह रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता, हमने पिछले 4.5 साल में 3 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो 75,000 दी थी। राजेश जी आप बोलिए। तो इसका मतलब 0.5% को ही रोजगार दे पाए। दूसरी बात अब मैं करूं, चलो रोजगार तो इन्होंने, इनकी बात कह रहे तो मान लें, अरे साहब 70 लाख युवा हैं। इनके आए थे राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि युवाओं को हम बेरोजगार भत्ता देंगे 3,500 रुपए। कहां गया वो? नौकरियां देंगे, कहां गया वो? आज राजस्थान पेट्रोल में नंबर 1 महंगा है, डीजल में महंगा है, महिला दुराचार में सबसे ज्यादा टॉप पर आया है। जहां तक इनकी बात हुई, इनके ही पहले एसीबी के चीफ थे BL सोनी जी, उनका पेपर में स्टेटमेंट भी आया है कि हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ थे जिनको हम पकड़ नहीं पाए। 7,723 ट्रैप केस थे, बिल्कुल रेड हैंडेड पकड़े गए थे। उसमें से आधे से ज्यादा के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं हुई। अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो सारी फाइलें अपने पास दबा ली और अपनी टीम में उन सब करप्टों को शामिल कर लिया और उसके बाद उनको नई नियुक्तियां दे दी। तीसरी इन्होंने जो बात कही गारंटी वाली, पेपर लीक के लिए करें, पेपर लीक की, मैं यही कह रहा हूं, ऑथेंटिक बता रहा हूं। 19 ऐसी वैकेंसियां हैं। कार्रवाई आपने क्या की? पूछ रहा हूं मैं तो। अरे तो भाई सरकार तो आपकी, कार्रवाई तो आप वसुंधरा सरकार में क्या की? आपने गुजरात में क्या की? मध्य प्रदेश में क्या की? हरियाणा में क्या? प्रतीक जी राजेश जी आप बोले, इनका ये कहना, पहला सवाल ये था कि गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बता दीजिए गिरफ्तारी हुई वसुंधरा सरकार में। प्रतीक जी उनको बोलने दीजिए। पहले मैं पेपर लीक की बात कंक्लूड करूंगा, उसके बाद में और अन्य मुद्दों पे आएंगे।
पेपर लीक में पिछली 19 जो वैकेंसियां निकली उसमें से इनके जो जाडोरी साहब थे या गोपाल केसावत जी थे या सुरेश ढाका पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। और इनके सुनिए इसके पीछे मैं कह रहा हूं आपने तो गलत बात है, योगेंद्र जी गलत झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब भूपेंद्र सारण का नाम लीजिए, भूपेंद्र सारण का भी नाम लीजिए, पकड़े गए। सुन तो लीजिए, जब केंद्र में इनके जो वकील हैं कांग्रेस के वकील वो तो उनकी बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मतलब करने वाले भी ये, भरने वाले भी ये, पेपर लीक करने वाले भी ये। अरे दो लोग बताइए जिनको जेल में डाला पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में। पहले आप तो बताइए, आपने तो बता दिया भ्रष्टाचार किया, आपके जो आरजेसी मेंबर हैं 18.5 लाख रुपए की रिश्वत देते पकड़े गए। चलिए सुने मैं दोनों का एक सेकंड गोपाल सुन लीजिए, लास्ट में कंक्लूड कर दूं। 18.5 लाख में जो गोपाल केसावत अरेस्ट हुआ था ना, सुन लीजिए, प्रतीक बोले 18.5 लाख जब वो अरेस्ट हुए उसके बाद जब चालान पेश हुआ ना, चालान पेश हुआ में तो एसीडी की जो धाराएं थी वो हटा दी, केवल और केवल 420 406 में चालान पेश हुआ। ये है इनका चरित्र, ये है इनका फेस। तो कांग्रेस सरकार तो भूल गए क्या? ये तो ये बात हम पूरे इनका ये कहना राजेश जी इनका इनका ये कहना है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के टाइम पे 13 पेपर लीक हुए जो ये डेट के साथ में बता रहे हैं। सर प्रतीक जी प्लीज अब उनको जवाब देना, क्योंकि आपका सवाल है कि 2 आदमी को ऐसे बता दिए जिनको गिरफ्तार किया वो पूर्ववर्ती सरकार के वक्त। इनका ये कहना है कि गुजरात में इतने पेपर 26 पेपर बता रहे, इनका दावा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कोई 2 आदमी बता दीजिए कि वहां पे कोई गिरफ्तारी हुई है। इनका ये कहना चलिए मैं ये कह रहे हैं साहब आरजेएस वैकेंसी लीक हुई है और 13 पेपर हुए, तो इनके जो अशोक गहलोत जी हैं, इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो तो कहीं नहीं रही है, पता नहीं कहां से रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। नाम बता दूं? जो अशोक गहलोत जी तो कहें कुछ तो मैं बता दूं नाम पर चूंकि हो क्या रहा है कि 4.5 साल में देने के नाम पे कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महिलाओं पे अत्याचार, बालिकाओं के साथ उत्पीड़न, ये दिया है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया राजस्थान में। पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में जो चुनावी मुद्दे थे वो चुनावी मुद्दे थे गौण होकर, केवल 4.5 साल की जो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है उन पे जनता तैयार है और 25 तारीख को इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को कार्ड फेंकने के लिए तैयार है। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा चंद्रमुखी जी। दावे अपने अपने हैं, डिबेट में वाकई कोई भी हो, चाहे एक फैक्ट भी होना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी चाहे कोई भी। मैं बता देता हूँ, ये पूछ रहे थे ना कब पेपर लीक हुआ। आरएएस का भर्ती 2014 के अंदर लीक हुई, कांस्टेबल भर्ती 2018, आरएएस भर्ती 2014, कांस्टेबल भर्ती 2018। आरएएस में तो गोविंद डोटासरा जी के परिवार वाले आरएएस बन गए। अभी देखिए तो आपके 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 एलडीसी आपके टाइम पे सुने एक बार प्लीज, आपके टाइम पे भी डोटासरा जी ने सेंध मारी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लिस्ट निकाल रहे हैं ना, ये लिस्ट है ही नहीं एक्चुअल। अरे ये अपने कांग्रेस में आपको कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यालय भेज दूंगा मैं, आपके लिए ट्वीट कर दूंगा ये चैनल। अगर ये डिबेट खत्म होने का जवाब दीजिएगा। प्रतीक जी अगर ये कह रहे हैं तो या आप राजनीति छोड़ देना, या तो आप राजनीति छोड़ देना या मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं ये लिस्ट है उनको बड़ी बात हो गई। देखिए दोनों सुनिए लिस्ट पहले दोनों ये कंडीशन मत लगाइए, मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपसे अच्छे वक्ता नहीं मैं तो मुझे बहुत दोनों रहिए राजनीति में रहिए। कोई बंदे राजनीति में झूठ पाखंड सब कुछ चलता है, तो कोई आप लोग नहीं बच सकते उससे। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा। मुद्दों पे बात तो दूर को जवाब भी नहीं देता, जवाब वही है जो मैंने कह दिया वो सही है, सामने वाला नहीं। देखिए चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत सुनी है, सबूत एक दूसरे ने दिए हैं, आरोप जो लगाए आरोप को सत्यापित भी एक दूसरे ने कर दिया है। तो इसमें किसने किस काल में क्या किया वो सारी चीजें अपने सामने आ गई, लेकिन जनता के लिए किसने क्या किया वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि 2014 से 13 से पहले जहां टोटली राजनीति सिर्फ जाति और धर्म पे थी, उस राजनीति को एक अरविंद केजरीवाल जी ने नई दिशा दी है। आज जो गारंटियों की चर्चा होती है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो चाहे अशोक गहलोत जी हो, ये गारंटी जो जिसका इजाद किया वर्ड ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है, जिन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, बिजली पानी की व्यवस्था की, अच्छी सड़क, महिला सुरक्षा, मतलब जो जो जनहित में जितने मुद्दे हैं उनको ध्यान केंद्रित करते हुए जन कल्याणकारी नीतियों का जो वहां पे लागू की गई और एक तरीके से सफल भी हुए। और उसके बाद
3 बार दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया और उसी को देखते हुए पंजाब की जनता ने भी जिस भारी बहुमत से सरकार बनाई, सिर्फ काम की राजनीति, अपने काम पे वोट मांगने वाली जो ताकत है, वो हिम्मत है, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी में है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे हमें सीखना चाहिए। आपका भी हित उसी में है, देश का हित भी उसी में है, जनता का हित भी उसी में है। हमें देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें जनता के हितों की बात करनी चाहिए। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आरोप प्रत्यारोप में किसी का भला नहीं होना, टाइम बर्बाद होना है, एक नेगेटिव राजनीति है जिसको बढ़ावा मिलना है। तो देश को नंबर 1 बनाना है। जहां दुनिया में हमें चर्चा करवानी है, जैसे मिलानिया ट्रंप दिल्ली के स्कूल्स को विजिट करने आई थी, इस चीज को हम नकार नहीं सकते। जहां अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप की इवेंट में पर्दे लगा के जो झुग्गियों को छुपाना पड़ा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल पेश किया वो सबके सामने है। जो मोहल्ला क्लिनिक है, जिस तरीके से जो सुविधाएं मिली हैं वो आप सबने देखी हैं। बिजली का मॉडल आप किसी ने रेवड़ियां बोला है, कुछ भी बोला, लेकिन उसको मैं सराहना करती हूं कि गहलोत जी ने जहां तक भी उसको इनिशिएट तो किया, इस चीज को ध्यान केंद्रित करते हुए कि ये जनहित में अच्छा साबित हो सकता है। तो जो अच्छे काम वो हमें सीखने चाहिए, करने चाहिए, जनहित में वो सारी सुविधाएं, योजनाएं लागू करनी चाहिए। ये चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका, सभी को रोकना चाहूंगा मैं। तो चलिए, सत्ता का महासमर में ये दौर ऐसे ही चलेगा। बदलती हुई परिस्थितियां, बदलता हुआ दौर, बदलती हुई राजनीति में सब कुछ जायज है और समय एक जैसा नहीं रहता है, हर चीज बदलती है। लेकिन मैं इतनी सलाह जरूर राजनेताओं को देना चाहूंगा कि कल का आपका कोई भरोसा नहीं और पता नहीं है कि कल आप कहां रहेंगे। जबान में इतनी तलखी मत डालिए कि यूट्यूब पे जो शेयर होने वाले वीडियो से आप खुद ही इतने परेशान हो चुके, कुंठित हो जाएं कि मैं क्या कह रहा था, आज मैं कहां करके बैठ गया। वो पार्टी जिसको आप मां बताते हैं, कल उसको लात मार के चले जाते हैं। ये कैरेक्टर रह गया पॉलिटिशियंस का। तो जनता को देखना चाहिए कि वाकई कहां जा रहा है देश, कहां जा रहा है प्रदेश और कहां जा रहे हैं हमारे नेता। ये जरूर देखना चाहिए कि वाकई कल तक जो लोग कुछ कहने वाले थे, आज वो कहां जा रहे हैं। तो तलखी, तीखापन ये होना चाहिए, लेकिन भाषा पे थोड़ा सा लगाम जरूर लगाएं, क्योंकि आपका पता नहीं है कि कल आप कहां जाएंगे। आज जहां पे हैं बहुत अच्छी बात है, आज वहां की वकालत करिए, लेकिन कल का भविष्य आपका सही रहे। इतनी दूरियां भी मत पाट करके चलिए, इतनी खाई मत बनाइए कि खुद भी जाके उसमें गिर जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सत्ता का महासमर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।